Hello students, welcome again to online classes. Students, yesterday I told you first chapter of the science, class 10th, chemical reactions and equations. Today we will study the second topic of this chapter and name of the topic is टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो स्टूडेंट, जैसा कल आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है. कल आपने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब किसी कंपाउंड, किसी मैटर के अंदर केमिकल चेंज आता है, यानी परमानेंट चेंजेज आते हैं, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है. केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसी केमिकल रिएक्शन को यदि हम उसके सिंबल में हम एक्सप्रेस करते हैं, सिंबल में हम लिखते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि केमिकल इक्वेशन है. यानी यदि हम ऐसे कहें कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म, तो इस बात को तो हमने लिख के बताया. और इसी चीज को यदि हम सिंबल में एक्सप्रेस करें तो हम लिख देंगे 2H2 + O2 = 2H2O. तो 2H2 + O2 = 2H2O ये केमिकल इक्वेशन है. और केमिकल रिएक्शन क्या हुई? केमिकल रिएक्शन ये हुई कि व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड. रिएक्शन होती क्यों है, केमिकल चेंजेस होते क्यों हैं? मैंने बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है. स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास था. उसमें क्या था कि इन ए केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन ए केमिकल रिएक्शन नो मास कैन बी क्रिएट, नो मास कैन बी डेस्ट्रॉय. और ये भी था कि नीदर एन एटम कैन क्रिएट, नीदर एन एटम कैन डेस्ट्रॉय. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास कम हो सकता है ना बढ़ सकता है. और दूसरा क्या था कि कोई भी एटम न क्रिएट हो सकता है ना डेस्ट्रॉय हो सकता है. इसका मतलब क्या था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. और जितने रिएक्टेंट्स में एटम होंगे उतने ही एटम कहाँ होंगे, प्रोडक्ट्स में होंगे. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ था, आपने 9th क्लास में पढ़ा था. यहाँ सेम चीज यही है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में वही चीजें होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होता है वो इक्वल मास होता है उसका. और उसमें कोई भी एटम ना तो जड़ नया आ सकता है, ना क्रिएट हो सकता है, ना डेस्ट्रॉय हो सकता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो उनके एटम्स के जो नए पुराने बॉन्ड है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं. या हम कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट होता है. तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस हो सकती है. उनको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ये कई प्रकार की होती है, 1 by 1 में करके चलते हैं. जो सबसे पहली रिएक्शन है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. जो सेकंड टाइप है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. जो थर्ड तरह की होती है, थर्ड टाइप, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है. फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन when I explain thoroughly, deeply, you will clear. Then precipitate reaction, neutralization reaction. Number 7, oxidation and reduction reaction. And number 8, redox reactions. It means chemical reactions are of 8 types. 8 तरह की chemical reaction होती है जो आपके बोर्ड में है. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेट, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स. 8 तरह की रिएक्शन होती है. अब इन 8 तरह की रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वो क्या क्या डिफरेंस होता है हम लेकर के चलते हैं 1 by 1. एक तरह की रिएक्शन को लेंगे, जैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेते हैं, डीपली इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद हम डिकम्पोजिशन को शुरू कर देंगे. तो एक एक को लेकर के चलते हैं, देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं किसको? सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को. क्या होता है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि इसके नाम से पता चलता है
जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ टू कंबाइन। इसका मतलब कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। तो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू reactants reacts and make and form one product known as combination reaction. अब देखिए फॉर एग्जांपल A plus B form AB. स्टूडेंट्स एक रिएक्टेंट्स में ये है, एक रिएक्टेंट्स ये है, तो हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आ रहे हैं? 2 रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट 1. और यदि ये हो A प्लस B प्लस C ABC. अब यहां क्या हुआ? 1 2 3 रिएक्टेंट्स और कितने प्रोडक्ट बने? 1. तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. तो व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं. इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. और स्टूडेंट्स यदि हम इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखें तो इसे हम 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. 3 तरह से हो सकती है. ये क्या हो सकती है? जो इसमें फर्स्ट पार्ट हो सकता है इसका, वो क्या हो सकता है? एटम reacts with एटम, यानी एटम के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है. देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. अब देखिए यहां ये एटम है और ये एटम है, क्या बना दिया इसने? कंपाउंड बना दिया. इसी तरह से क्या हो सकता है? H2 प्लस S क्या बन जाएगा? H2S. अब यहां ये एटम और ये एटम मिलकर के क्या बना रहा है? एक कंपाउंड बना रहा है. एक तो ये हो सकता है. इसी का दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? दूसरे पार्ट में हो सकता है एटम रिएक्ट्स विद कंपाउंड. यानी इस तरह की रिएक्शन में एटम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है. एटम जब कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी कंपाउंड बनाता है. अब देखिए यहाँ एटम के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, यहाँ एक एटम एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा. एग्जांपल लिखेंगे NH4 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? 2NH4 Cl. अब देखिए स्टूडेंट्स ये अपने आप में क्या कंपाउंड है और ये एटम है. ये कंपाउंड इस एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है. तो इस तरह से जो थर्ड तरह का होगा उसमें क्या होगा? जो थर्ड होगा कॉम्बिनेशन का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें कंपाउंड रिएक्ट्स विद कंपाउंड, यानी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है. तो इस तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है. यहां हम क्या कर सकते हैं? CaO प्लस CO2 क्या हो जाएगा? CaCO2. देखिए ये क्या है? ये भी कंपाउंड है. ये क्या है? ये भी कंपाउंड है. ये भी कंपाउंड है. तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड के साथ कंबाइन हुआ, एक कंपाउंड बना दिया. तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो 3 तरह की हो सकती है. कॉम्बिनेशन कौन सी होगी कि जिसमें 2 मोर देन 2 रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म वन कंपाउंड. ये 3 तरह की हो सकती है. एटम मिलकर के कंपाउंड बना सकते हैं. एक एटम और एक कंपाउंड मिलकर के कंपाउंड बना सकते हैं और एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर के कंपाउंड बना सकता है. तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट जो सेकंड है आपकी वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन. दूसरी जो स्टूडेंट्स में बताया था डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है. वहां 2
और दो से अधिक जो आपके रिएक्टेंट्स थे वो कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसमें क्या है डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक उसी तरह से वहां क्या था, A प्लस बी इक्वल टू ए बी, ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी कॉम्बिनेशन। और यहां क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां क्या था, एक रिएक्टेंट से इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया ए बी, यहां क्या था ए बी एक रिएक्टेंट है। और जब हम इसको हीट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये ए और बी अलग अलग टूट जाता है, यानी इसमें एक रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, व्हेन वन रिएक्टेंट्स डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, ये जो डिकम्पोजिशन है ये तीन तरह से हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारी तीन तरह से हो सकती है। जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी होती है, व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय हीट। हीट मीन्स ऊष्मा, थर्मल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जब डिकम्पोजिशन किसके कारण होती है, हीट के कारण होती है। तो जब डिकम्पोजिशन हीट के कारण होती है तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, एक रिएक्टेंट है हमारा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। यानी एक हमारा रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन हुआ, और चूंकि डिकम्पोजिशन का कारण क्या था, हीट रहा, तो हीट के कारण डिकम्पोजिशन हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर भी कहते हैं इसको। जब इसको हम हीट करते हैं तो इसमें क्विक लाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। जो दूसरी तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब होती है, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब एक रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी देकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ा जाता है या डिकम्पोज किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाती है, और वाटर को यदि हम डिकम्पोज करते हैं तो वाटर हीट करने पर डिकम्पोज नहीं हो सकता। यदि हम वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन वो वेपर भी क्या है, H2O है, तो डिकम्पोज नहीं हुआ। उसको यदि हम डिकम्पोज करना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर क्या होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। यानी H2O उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, तो उसमें बिजली प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जो थर्ड होता है स्टूडेंट्स हमारा, वो फोटो डिकम्पोजिशन होता है। जब डिकम्पोजिशन सनलाइट के कारण होता है, लाइट के कारण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जितने भी हमारे सिल्वर हैलाइड होते हैं, सिल्वर हैलाइड का मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जितने भी हमारे सिल्वर हैलाइड होते हैं वो सारे केवल सनलाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे 2AgCl2 यदि हम सनलाइट उस पर डालते हैं तो वो 2Ag प्लस Cl2 में 2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये 2AgCl2 AgCl2 को यदि हम डिकम्पोज करते हैं तो वो किससे हो जाता है, केवल सनलाइट से हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज कीप इन कलर्ड बॉटल इन लेबोरेटरी में सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर आयोडाइड को कलर्ड बॉटल में क्यों रखा जाता है।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कलर बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यदि उसको ट्रांसपेरेंट बोतल में रखा जाए तो सनलाइट उसको डिकम्पोज कर देगी और वो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए ध्यान ये कहें कि फोटो डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए उनको कलरफुल बोटल्स में लैब में रखा जाता है। जो आपका डिकम्पोजिशन के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। स्टूडेंट्स जो थर्ड टाइप की आपकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को उसके स्थान से हटा देना। आप देखिए जैसा मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन में केवल बॉन्ड्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। अब जो रीअरेंजमेंट होता है उस रीअरेंजमेंट में किसी को डिस्प्लेस करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे ये है मान लीजिए AB प्लस C। अब यहाँ देखिए A का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? B का बना हुआ है। लेकिन यदि यहाँ AC प्लस B हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ A और B का बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हुआ? इस C ने इस B को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और इसके स्थान पर खुद बैठ जाता है, यानी उसका स्थान खुद ले लिया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें किसी एटम को उसके प्लेस से किसी दूसरे एटम के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। जिंक यदि कार्बन कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, स्टूडेंट से कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि जो इसका कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है और उसमें हम कुछ आयरन नेल्स डालते हैं, ये आयरन नेल्स यानी ये रिएक्शन इजी हो सकती है। Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। तो उसमें क्या है, हम आयरन नेल डालते हैं तो जो कलर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है भाई। तो क्या होता है, जब हम Fe को CuSO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका कलर ब्लू होता है, तो ये Fe Cu को इस वजह से डिस्प्लेस कर देता है और सोल उसका स्थान ले लेता है। तो Fe ने CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया और उसका स्थान ले लिया, तो FeSO4 बन जाता है। FeSO4 कलरलेस होता है, उसका कलर ब्लू नहीं होता है। तो चूंकि इसका कलर ब्लू था जब मैं ये रहा तो कलर ब्लू रहा, जैसे हमने इसमें आयरन नेल्स डाली तो धीरे धीरे वो क्या बन गया? FeSO4 बन गया। जब FeSO4 बन जाता है, FeSO4 बन जाने पर जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, हमें कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसी तरह से यदि मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें भी क्या बन जाता है? वो मैग्नीशियम कॉपर को उसके स्थान से डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बना लेता है और कॉपर उसके स्थान से डिस्प्लेस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, क्या डिस्प्लेसमेंट कोई भी किसी का कर सकता है? यहाँ क्या है, यहाँ डिपेंड करता है, यहाँ एक चीज आती है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक उसी तरीके से यदि मान लीजिए क्लास में 2-3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी स्टूडेंट को कोई दूसरा स्टूडेंट आकर के कहे कि आप इस सीट से उठकर उस सीट पर बैठ जाइए, वो मना कर सकता है कि नहीं मैं तो नहीं बैठता। अब यहाँ देखा जाएगा यदि वो पावरफुल है तो उसे डिस्प्लेस कर देगा, यदि पावरफुल नहीं है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ क्या होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, यानी जितने भी एटम होते हैं, जितने भी मेटल्स होती हैं, इन सब मेटल्स की अपनी एक रिएक्शन करने की एक पावर होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, और उसको घटते हुए क्रम में यदि हम रखते हैं तो एक सीरीज हमें प्राप्त होती है, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके टॉप में उन मेटल्स को उनको रखा गया है जो बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और धीरे धीरे इनकी रिएक्शन करने की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है और लास्ट में उनको रखा गया है जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम सोडियम होता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है, सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है? गोल्ड की होती है। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है।
इसलिए गोल्ड एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं होता है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज की एक बात होती है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिस एटम को जहां रखा है वो अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम जिंक को लें और जिंक की हम MgSO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो जिंक चूंकि मैग्नीशियम से नीचे रखा गया तो जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हाँ, जिंक को यदि हम कॉपर सल्फेट से कराएं तो चूंकि जिंक ऊपर रखा है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे हम कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये ध्यान रखेंगे अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस तरह से ये हुआ स्टूडेंट्स आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले जो आपने थर्ड पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लगभग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर डिफरेंस क्या है कि वहां डिस्प्लेसमेंट एक जगह होता था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दो जगह होगा, इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे आपने वहां देखा था, वहां आपने क्या देखा था, CuSO4 ये रिएक्शन हमने किससे कराई थी, हमने कराई थी Mg से। तो क्या बन गया था MgSO4 प्लस Cu। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ केवल डिस्प्लेसमेंट एक जगह होता है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो भी दो कंपाउंड होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी दो कंपाउंड होते हैं। यहाँ क्या था, एक कंपाउंड एक एटम के साथ रिएक्ट कर रहा था, एक जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ था। इस जो डबल डिस्प्लेसमेंट है इसमें दो कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो प्रोडक्ट है वो भी दो कंपाउंड बनेंगे, लेकिन दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। AgNO3 रिएक्ट्स विद NaCl, यानी जो सिल्वर नाइट्रेट है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। अब देखिए ये जो आपका रिएक्टेंट है इसमें किसका बॉन्ड बना हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्या होता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट इसके स्थान पर भी आ जाता है और ये इसके साथ हो जाता है। देखिए क्या बना, AgNO3 और बना AgCl प्लस NaNO3। अब इस तरह से कह सकते हैं ये क्या बन गया NaNO3 और जो बचा AgCl। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ AgNO3 था, NO3 डिस्प्लेसमेंट होकर के Cl आ गया, AgCl बन गया, और यहाँ Na के साथ Cl था, इसके साथ से Cl डिस्प्लेसमेंट होकर के NO3 आ गया। तो दो कंपाउंड रिएक्टेंट्स के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, दो कंपाउंड बनते हैं, दोनों कंपाउंड जो होते हैं दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल देखें, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, Cl2 displaced from BaCl2 and H2SO4 displaced from sulfuric acid, and new compound forms barium sulfate and hydrochloric acid. It means BaCl2, Cl2 displaced from BaCl2 and SO4 displaced from H2SO4. New compound forms BaSO4, barium sulfate and हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से दोनों में डिस्प्लेस हुआ है, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्टूडेंट्स ऐसा जब होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये केवल उन्हीं के साथ होता है जिनमें आयंस होते हैं, और जिनमें आयंस नहीं होते उनके साथ डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। इसमें हम यदि देखें तो किस तरह से होता है, BaCl2 पहले किसमें टूटता है, Ba++ प्लस 2Cl माइनस। इसी तरह से H2SO4 ये भी आयनाइज हो जाता है, 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां ये इसके साथ क्या बन गया आपका PSO4, और यहां इसके साथ क्या बन गया आपका 2HCl। तो ऐसी जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट अक्सर उन्हीं का होता है जो आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होकर के, और हाँ ये चीज भी ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के साथ होता है,
रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है, दोनों का, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, जो कंपाउंड है वो आयनाइज होगा। तो स्टूडेंट, दिस वाज योर फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बची हुई जो काइंड ऑफ रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।